बीए के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जो लोग नेशनल मूवमेंट में का पेपर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, उनको पिछले दिनों मैंने क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए थे। आज उसको क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त करना चाहता हूँ। क्रांतिकारी आंदोलन कायरता के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। अंग्रेजों ने उसे भारतीयों को कायर कहा था। अंग्रेजों ने भारतीयों को कायर कहा था और भारत के युवा कायरता को उनके गाली समझे, और ये कायरता के प्रतिक्रिया में उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। जिन कारणों से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ, उनमें पहला महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक ठाक ढंग से क्रांतिकारियों ने समझ लिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अंग्रेजी शासन को समझा। दादाभाई नौरोजी ने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में लिखा। इन पुस्तकों ने भारत की खस्ता आर्थिक स्थिति, भारत में अभावग्रस्त भारतीय, इन सारे लोगों को एकजुट करके उग्रवादी आंदोलन की तरफ उन्मुख करने का काम किया। रमेश चंद्र जस और बीबी जोशी ने अंग्रेजी भूमि की व्यवस्था का मूल्यांकन किया। अंग्रेज भारत की भूमि को छीन रहे थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह था कि बढ़ते पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। अंग्रेजों के काल में भारत में भारतीयता का लोप हो रहा था और पश्चिमीकरण का विकास हो रहा था। नवीन नेता पश्चिमीकरण को चिंता की बात मानते थे। आज भी स्वतंत्र भारत में बढ़ता पश्चिमीकरण भारतीय समाज के लिए खतरा है। हम पश्चिम का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन पश्चिमीकरण को जीवन का आधार मानना एक तरह से प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष गुलामी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उस समय क्रांतिकारियों ने पश्चिमीकरण के विरुद्ध अपनी नाराजगी दायन की। भारतीय जीवन चिंतन और भावनात्मक प्रेरणा का स्रोत भारत को माना था और उन्होंने भारतीय इतिहास के वीरों की गाथाओं से प्रेरणा ग्रहण की। क्रांतिकारियों ने भारत में के वीरों की गाथाओं से प्रेरणा ली। बंकिम चंद्र, विवेकानंद, दयानंद के लेखों ने उनको प्रभावित किया। 1886 में बंकिम चंद्र द्वारा कृष्णचरित लिखा जाना क्रांतिकारियों को प्रेरित कर दिया। विवेकानंद के भारतीय वेदांत ने युवाओं को प्रेरित करने का काम किया। वैदिक संस्कृति में यह बताया गया कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। यह भाव क्रांतिकारियों को अच्छा लगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम था कि कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष था। क्रांतिकारियों को लगा कि कांग्रेस भारत को स्वतंत्रता दिलाने में ज़्यादा रुचि नहीं रख रही है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता के प्रति उनका मोह है। पार्टीशन, पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट जैसी नीतियां पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट जैसी नीतियां भारत को स्वतंत्र नहीं करा सकती। 1905 में लाला लाजपत राय के इंग्लैंड से वापस लौटते ही क्रांतिकारी आंदोलन को बल मिला। कांग्रेस का तरुण दल, युवा दल, जिन्हें राष्ट्रवादी उग्रवादी भी कहते हैं, पुरानी पीढ़ी से पूर्णतः अप्रसन्न थी। उसके अनुसार कांग्रेस का राजनीतिक धर्म केवल क्राउन के प्रति राजभक्ति, ब्रिटिशों के प्रति राजभक्ति प्रकट करता है। वास्तव में शुरू के दिनों में कांग्रेस ब्रिटिशों के प्रति देशभक्तिपूर्ण भावना रखता था और इसीलिए गोखले ने अंग्रेजों की शासन को वरदान मांगा था और उन्होंने ये कहा कि
कांग्रेस का जो प्रारंभ का काल था, गांधी के उदय के पहले, वह काल भारत को स्वतंत्रता दिलाने का नहीं था। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन कहा था। तिलक ने बढ़िया बात की, कांग्रेस इज ए फ्लैटरर्स। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन माना था। यह अद्भुत बात है। और कांग्रेस के अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन माना था। कांग्रेस के अधिवेशन छुट्टियों का मनोरंजन माना था, हॉलीडे रिक्रिएशन। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला बताया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला बताया था। द एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेशनिस्ट इंडियन। दोनों ही कांग्रेस के बड़े आलोचक थे। तिलक ने तो यहाँ तक कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कांग्रेस को मेढक की संख्या दी तिलक ने कांग्रेस को मेढक की संख्या दी, जो केवल टर्राना जानता है, कुछ करना नहीं जानता। इन भावों ने भारत के युवाओं को कुछ कर गुजरने और अपना आत्म बलिदान देने की ओर प्रेरित किया। भारत की जो चौथा तत्व था, भारत की जो बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति थी, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति राष्ट्रीय प्रक्रिया में उग्रवाद के जन्म का विशेष योगदान दिया। 1896-97 और 1899 से 1900 के बीच भीषण अकाल पड़ा। महाराष्ट्र में प्लेग से लाखों लोग मरे। तिलक के अनुसार सरकारी अधिकारी कठोर और भ्रष्ट थे और सहायक के स्थान पर भारतीय उनका हानिकारक उपयोग कर रहे थे। उन्होंने यहाँ कहा कि प्लेग हमारे लिए सरकारी प्रयत्नों से कम निर्दयी है। दक्षिण में दंगे हुए। सरकार ने लोकमत तथा दंगों को दबाने का प्रयत्न किया। जनता ने अकालों को भी सरकार की नीतियों का परिणाम बताया। 1903 में कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में लाल मोहन घोष ने 1902 के दरबार का उल्लेख यूं किया, एक सरकार का निर्धन जनता पर भारी कर लगाकर बड़े भारी समारोहों को मनाना, जिसमें आतिशबाजी, भव्य दृश्यों का रुपया व्यय किया जाना, लाखों लोग भूखों मर रहे हैं और अंग्रेज ऐश कर रहे हैं और कांग्रेस उस ऐश में मददगार हो रही है। यह कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया। इन कारणों से भी युवाओं को उग्रवाद में जाने की प्रेरणा मिली। समकालीन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव था, वह प्रभाव भी युवाओं को उग्रवाद की तरफ प्रेरित करने में मदद कर रहा था। विदेश में हुई घटनाओं का युवा लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। भारतीयों के साथ अंग्रेजी उपनिवेशों में, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में हुए दुर्व्यवहार से अंग्रेज विरोधी भावनाएं जाग उठी। इसके अतिरिक्त मिस्र, ईरान, तुर्की और रूस में राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। इथोपिया का इटली को परास्त करना 1896 तथा जापान की रूस पर विजय 1905 का भारतीयों के उग्रवादी भारतीय राष्ट्रवादियों के मन पर बड़ा गंभीर असर चढ़ा और इससे यूरोप की अजेयता का जादू टूट गया। क्रांतिकारियों का मानना था कि जब यूरोप की अजेयता का जादू टूट सकता है तो भारत में अंग्रेजों का जादू क्यों नहीं टूट सकता, और वे अंग्रेजों का जादू तोड़ने को कटिबद्ध हो गए। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी
उग्रवाद को जन्म दिया। मिशन, ओमिशंस और कमीशन के लिए कर्जन प्रसिद्ध था। मिशन, ओमिशन और कमीशन के लिए कर्जन प्रसिद्ध था, जिसका भारतीयों के मन में प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र नहीं माना और कांग्रेस के सभी कार्यों को केवल मन के उद्गार निकालना, लेटिंग ऑफ द गैस ही माना। कर्जन ने कांग्रेस को कभी गंभीरता से लिया नहीं। उनकी दृष्टि से भारतीय चरित्र और मूल्य, भारतीयों में चरित्र और मूल्य कम है। उन्हें झूठे मान और उनके झूठे मान पश्चिम में अधिक है। पूर्व में ऐसा समय के पश्चात हुआ। इन अधिनियमों ने, कर्जन की इन दोहरी नीतियों ने, दोगली नीतियों ने क्रांतिकारियों के मन को और उद्वेलित किया। बंगाल का विभाजन कर्जन का सबसे घृणित काम था। बंगाल को दो भागों में बांटने से और हिंदू मुस्लिम एकता को कुरेद देने से उनके विरुद्ध फूट डालो और राज करो की नीतियों के कारण उग्रवादियों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव पैदा हो गया था। क्रांतिकारी दल का कांग्रेस के भीतर ही अनेक उग्रवादी दल का उदय हुआ। देश में क्रांतिकारी दलों का उदय हुआ। चार प्रमुख कांग्रेस नेताओं लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय ने नए दल की नीतियों की परिभाषा की, उनको अभिलाषाओं में व्यक्त किया, इनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। तिलक ने यह कहकर कि स्वराज्य या स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, इन लोगों को एक जवाब मिला। उन्होंने कहा कि स्वराज्य अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसी कारण से तिलक ने कहा कि स्वराज्य की स्थापना के लिए ही ईश्वर ने मुझे भारत में भेजा है। बिपिन चंद्र पाल ने देश में नया सुधार, रिफॉर्म अथवा पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड को भारत सरकार की नीति निर्माण का अधिकार नहीं देना चाहिए। भारत के बारे में अंग्रेज क्यों नीति निर्माण बनाए? अरविंद घोष का मानना था कि भारत के प्राचीन जीवन को आधुनिक परिस्थितियों में परिपूर्ण होना और राष्ट्रीय गौरव का सतयुग मानते हुए इसके भारत को पुनः एक गुरु मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका को निभाना आवश्यक है और इसके लिए क्रांति एक उपाय है। लाला लाजपत राय ने कहा कि दासों की आत्मा नहीं होती, गुलामों की आत्मा नहीं होती। भारत के पास के लोगों के पास अपनी आत्मा है, इसलिए वे गुलाम नहीं रह सकते। दास जात की कोई आत्मा नहीं होती। आत्मा के बिना मनुष्य पशु है। जो भी पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे हैं, वे सारे के सारे लोग दास हैं, गुलाम हैं, उनके पास आत्मा नहीं है, इसलिए वो पशु के तुल्य है। जो लोग भी अंग्रेजों की चाटुकार, पश्चिमीकरण की चाटुकारिता करते हैं, उनके पास आत्मा नहीं होती, वे पशु के समान हैं। और पशु के समान होने के कारण ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना ठीक नहीं है। स्वराज्य हमारे लिए जरूरी है, स्वतंत्रता हमारे लिए जरूरी है, अंग्रेजों को भारत से भगाना भी बहुत जरूरी है। जिन क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को अंग्रेजों ने आतंकवादी माना, उसके पीछे भी यही कारक है, क्योंकि क्रांतिकारी अंग्रेजों से घृणा करते थे। और बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि चूंकि भारतीय लोग सामान्य हैं, चालाक नहीं थे, अतः उन्होंने शासकों के शब्दों पर विश्वास कर लिया और इसका जवाब क्रांतिकारी जगहों से दिया जा सकता है। उग्रवादियों के अनेक कार्यक्रम थे, जिनमें बहिष्कार था, स्वदेशी माल का अस्वीकार था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण था, पश्चिमी शिक्षा का विरोध था और सत्याग्रह पर भी बल दिया। विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल के प्रयोग से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन और भारतीयों के कार्य और सेवाओं को
अवसर देने का काम उग्रवादियों ने किया। तिलक ने असहयोग का सुझाव दिया। उग्रवादियों ने सहकारी संगठन को बढ़ावा दिया। ग्राम्य सफाई, प्रतिबंधन, पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन इत्यादि काम किया। उग्रवाद का अगर आप क्रांतिकारी आंदोलन का अगर आप मूल्यांकन करें, यद्यपि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन बलिदान हुए। युवाओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान किया। और उग्रवाद क्रांतिकारी आंदोलन का मूल्यांकन में यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का कोई सुसंगठन दर्शन नहीं था। यदि क्रांतिकारी आंदोलन का कोई सुसंगठित दर्शन होता तो शायद क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण भारत को स्वतंत्रता बहुत पहले से मिल जाती। गांधी ने एक सुस्पष्ट दर्शन दिया और उस दर्शन के आधार पर गांधी ने भारत का नेतृत्व किया। अरविंद ने स्वराज्य को अंग्रेजों के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त माना। इस तिलक ने उग्रवादी नेता, क्रांतिकारी नेता प्रजातंत्र, संविधान और प्रगति की बात करते थे। वे चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार और बड़ा हो। युवाओं को क्रांति की तरफ प्रेरित करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। जो 4 तत्व क्रांतिकारियों का था वो था, नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण बंद हो। नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण बंद हो, नंबर 1। और दूसरा, अंग्रेज को भारत छोड़ना और किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष क्रिया के दबाव के बिना संभव नहीं है। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए एक दबाव की जरूरत है। वह दबाव कायर अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा हो सकती है। तीसरा, असहयोग और सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करना। और चौथा, आत्मनिर्भर बनने और अपने देश के लिए दुख सहने का जज्बा पैदा करने का एक कारक था। तो आप देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूर्णता बिना क्रांतिकारी आंदोलन के मूलता को समझे नहीं की जा सकती। इसलिए क्रांतिकारी आंदोलन ने भारत में एक आत्मविश्वास का भाव पैदा किया, स्वराज्य के प्रति युवाओं के मन में आकांक्षा पैदा की और प्रथम विश्व युद्ध में सरकार ने अंततः घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक सुधारों स्वशासन का उद्देश्य संस्थाओं को स्थापित करना। ये क्रांतिकारियों के दबाव का परिणाम था कि अंग्रेजों ने भारतीय संवैधानिक और स्वशासन के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए संस्थाओं की स्थापना की बात की। तो इस प्रकार हम आपको भारतीय जो सेकंड सेमेस्टर का पहला पार्ट है क्रांतिकारी आंदोलन, इसको मैंने पूरा किया संक्षेप में। इनके मूल तत्वों को आपने स्थापित कर दिया। आगे वाली बात मैं कल करूँ।